हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में। तो प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पद्य खंड गद्य खंड हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ चैप्टर्स। आज से हम लोग पद्य खंड स्टार्ट करेंगे और पद्य खंड में से भी पहला चैप्टर कड़बक, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, आ जाओ सभी, फिर हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग पढ़ लें क्या? पढ़ है? ठीक है। तो कड़बक किसके द्वारा लिखा, आपसे सीधा सीधा एक सवाल आ जाता है कि कड़बक के रचनाकार कौन है। सीधा सीधा सवाल आता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना, गलती मत कर देना। और इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो सदा नीरा, गंडक नदी, याद है? जगदीश चंद्र माथुर जी, और पीवाई क्यूज के साथ में और एमसीक्यूज के साथ में हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कोई डाउट है यहां तक किसी को, किसी प्रकार का, बता दीजिए। फिर आज हम लोग पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़बक, और उसके साथ पीवाई क्यूज के साथ में और एमसीक्यूज के साथ में हम लोग बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लिख लो, नोट करते रहना। और या यहाँ पे ये आपका डाउट बॉक्स है जिसका और पढ़ेंगे करते रहना, मैं जिससे क्लास के एंड में उसका समाधान कर दूंगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नोट करते रहिए, उसको नोट करते रहिए। ठीक है, और क्लास के एंड में पूछता हूँ, बेटा पूछो डाउट क्या है, फिर हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे, यानी जीवन परिचय पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, कुछ रचनाएं आ जाती हैं, जीवन परिचय से कुछ सवाल आ जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग कड़बक को पढ़ेंगे। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म होता है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है, यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 1492 ईस्वी में। यानी 15वीं हो गई स्टार्ट, उत्तरार्ध है यानी 15वीं समाप्त होने वाली है, यानी कि उत्तरार्ध यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में। निधन होता है 1548 अनुमानतः, अनुमानतः है, ये फिक्स नहीं है, अनुमान लगाया गया है बड़े बड़े वैज्ञानिक, हिंदी के वैज्ञानिकों के द्वारा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म होता है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 1492 ईस्वी में। निधन हो जाता है 1548 ईस्वी में। 1492 में जन्म होता है, 1548 में निधन हो जाता है। निवास की बात करें तो जायस नामक स्थान पर, जायस नामक स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उनकी जो कब्र भी है ना, जहां उन्हें दबाया गया था, दफनाया गया था जहां पे, वो भी कहाँ है? अमेठी। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो मिट्टी में दबाते हैं ना हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? कब्री बोलते हैं। तो वो कहाँ है? अमेठी। तो जन्म होता है जायस नामक स्थान पर, उनकी कब्र कहाँ है? अमेठी। और दोनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं बेटा जी। ठीक है, तो डायरेक्ट बोलो जायस अमेठी यूपी, या जायस कब्र कहाँ है? अमेठी में, उत्तर प्रदेश राज्य। पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, याद रखना। देखो, मलिक तो मोहम्मद जायसी है, मलिक तो लगा ही हुआ है, शेख ममरेज याद रखना, शेख ममरेज। शेख भी भूल जाओ तो ममरेज याद रख लेना, काफी है। या दूसरा नाम इनका मलिक राजे अशरफ, इनके पिता का नाम। दूसरा एक और उपनाम था मलिक राजे अशरफ, यानी कि मलिक मलिक तो दोनों में, यहाँ पे शेख ममरेज और यहाँ पे राजे अशरफ। शेख ममरेज राजे अशरफ, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था। मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था? तो एक तो राजे अशरफ याद रखो, या शेख ममराज, ये आपको ममरेज या ममराज ये ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु का नाम बात करें तो एक है शेख मोहिदी और एक है अशरफ जहांगीर, यानी कि सूफी संत शेख मोहिदी और एक नाम है सैयद अशरफ जहांगीर, याद रखना, अशरफ जहांगीर। दो गुरु थे इनके, याद रखना। ये याद करने में बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, पर लेकिन मैं गारंटी दी है ना, तो मैं सिखाऊंगा आप लोग, मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। तो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर।
व्रति, व्रति यानी होता है कार्य, यानी कि इन्होंने जन्म से लेके निधन तक कौन कौन से कार्य किए। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की, या जायस नामक स्थान जहां जन्म हुआ वहां किसानी का कार्य किया। बाद में शेष जीवन फकीरी में किया, फकीर नहीं होते संत, घूम करके ऐसे ही फकीर बन के। बचपन में ही अनाथ हो गए, यानी माता पिता का देहांत हो गया था। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता इनका, यानी कि जायस नामक स्थान पर स्टार्ट में तो उन्होंने किसानी की, उसके माता पिता के निधन के बाद में फकीर हो गए और संतों फकीरों के साथ घूम घूम करके इनका बचपन बीत गया। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, कि ऐसे याद रखना, जन्म 1492 ईस्वी में होता है, निधन 1548 ईस्वी में। कहाँ होता है, जायस, कब्र भी इनकी कहाँ है, अमेठी, उत्तर प्रदेश राज्य में। पिता का नाम क्या था, ममरेज, याद रखना, ममरेज या राजे, राजे अशरफ, या तो शेख ममरेज या राजे अशरफ, याद रखना। और फिर बात करें गुरु का नाम क्या था, शेख मोहिदी। एक गुरु तो कौन थे, शेख मोहिदी, दूसरे जहांगीर साहब, सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर जी, याद रखना। कार्य क्या क्या किया इन्होंने अपने जीवन में, स्टार्ट में किसानी की गुरु जी, ऐसे याद रखना, गुरु जी स्टार्ट में किसानी की, माता पिता का निधन हो गया तो फकीर बन गए, फकीरों और साधुओं संतों के साथ घूम घूम करके इनका बचपन बीता था, ये ध्यान रखना होगा। व्यक्तित्व की बात है, चेचक के कारण रूपहीन हो गए, चेचक रोग हो गया, रूपहीन हो गया, बाई आंख और कान से वंचित, बाई आंख और कान इनका चला गया, आंख भी फूट गई और कान से बहरे भी हो गए चेचक के कारण। मृदुभाषी, सरल भाषा का प्रयोग करते थे, मशनवी थे, स्वभाव से संत भी थे, अच्छे इंसान थे, मशनवी थे, अच्छे इंसान थे और स्वभाव से संत भी थे। देखो चेचक का रोग हो गया, आंख को और कान को दे बैठे, यानी खराब हो गए, इनके बिल्कुल ही कट गए। ठीक है, रूपहीन हो गए थे ये, यानी बाई आंख और कान चला गया था। रचनाओं की बात करें, जायसी का पद्मावत सुना होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना जिससे इनको प्रसिद्धि मिली। अखरावट भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि में एक एक अक्षरों को लिख करके। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ठीक है, तो तीनों रचनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। चित्ररेखा, कहरनामा, कहरनामा का पहले नाम था मेहरी भाई। मसला या मसलनामा, खंडित प्रति प्राप्त हुई, यानी कि फटे हुए कागजों में प्राप्त हुई है। इनकी इसके अतिरिक्त चंपावत है, होलीनामा है, इतरावत है आदि करते हैं वो लेख। बस आपको ज्यादा मत याद रखना, इतना याद रखना, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, चित्रनामा और मसलनामा, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर है, उम्मीद कर सकता हूं। अब देखो कैसे याद करेंगे वो मैं समझा देता हूं। देखो रफ कार्य उठाना, ऐसे मलिक मोहम्मद जायसी, जन्म की बात करें तो कहेंगे कि जन्म होता है इनका 1492 ईस्वी में, निधन हो जाता है 1548 ईस्वी में। इतना क्लियर है। जन्म कहां होता है, जायस नामक स्थान पर, और इनकी कब्र कहां है, इनकी कब्र है अमेठी, अमेठी जहां पे इनको दफनाया गया था। और दोनों कहां पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं बेटा जी। क्लियर है यहां तक, उम्मीद कर सकता हूं। उसके बाद इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम दो आते हैं हमारे पास। एक तो आता है शेख ममरेज, शेख ममरेज या राजे अशरफ, राजे अशरफ, याद हो गया। ऐसे घुमाओ बनी मन में कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म होता है 15वीं शताब्दी को, अर्थात 1492 ईस्वी में जन्म होता है और 1548 ईस्वी में निधन हो जाता है। पिता का नाम दो आते हैं गुरुजी, एक तो राजे अशरफ के नाम से आता है और एक आता है शेख ममरेज के नाम से हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम एक तो शेख मोहिदी, और फिर भी भूल जाओ ना तो ऐसे घुमाकर ऐसे ऐसे देख लिया करो पीडीएफ को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम सोचो कि सर टीप करके लिखना है, नहीं, इससे क्या होता है आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। बस यही गलती करते हो आप लोग, कहते हो यार अब मैं भूल गया गुरु का नाम, मैं क्या करूं, मैं टीपूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे टीपने में मतलब ये नहीं है आप उसे आप टीप करके एक फिर उसे लिख भी रहे हो ना तो आपको परमानेंट याद हो रहा है। अब दूसरे गुरु का नाम याद रखना नहीं, क्योंकि अशरफ पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। अशरफ क्या है, अब है जहांगीर लगाना है, अशरफ जहांगीर, जहांगीर।
क्लियर है। उसके बाद करें, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, किसानी की, कार्य की बात करें, फिर फकीरी हो गए, संतों के साथ घूम घूम करके इनका बचपन बीत गया। ये तो लिखना भी नहीं है आप लोगों को। अब आगे हम लोग बात करें, चेचक रोग हो गए के कारण, किसके कारण, चेचक रोग हो गया। चेचक रोग के कारण इन्होंने अपना एक कान और एक आंख, यानी कि अपने बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का बाएं, एक तो आंख, आंख और कान खराब हो चुके थे इनके चेचक रोग के कारण, यानी रूपहीन हो गए थे। आपसे पूछा जाए रूपहीन कैसे हो गए थे, कहना क्यों थी, चेचक रोग के कारण आंख और कान को गवा बैठे थे। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इनकी रचनाएं। यहां से सवाल आता है, आपकी रचनाएं कौन कौन सी है, आप कहेंगे पद्मावत, पद्मावत सबसे प्रसिद्ध रचना। एक याद रखेंगे अखरावट, एक याद रखेंगे आखिरी कलाम, जिसमें कयामत का वर्णन है, आपसे नहीं पूछा जाएगा पर ऐसे। एक याद रखें चित्ररेखा, चित्ररेखा। एक याद रखें कहरनामा, कहरनामा, मशलनामा, मशलनामा, पद्मावत चंपा, इनको छोड़ देना बस काफी है, ये याद रखना पड़ेगा। अब सर जी ये याद कैसे हो, एक बार लिखने से नहीं, इसको 3-4 बार लिख डालो यदि प्रॉब्लम आ रही है, या मन ही मन में घुमाओ ऐसे। 1492 में जन्म होता है, 1548 में निधन हो जाता है, जन्म होता है जायस नामक स्थान पर और कब्र इनकी अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य। पिता का नाम 2 प्राप्त होते हैं, एक तो हमें प्राप्त होता है शेख ममरेज, एक राज्य अशरफ, याद रखना शेख ममरेज राज्य अशरफ। गुरु भी 2 ही थे, शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर। बचपन में किसानी की थी, फिर माता पिता का निधन हो गया तो फकीरी संतों के साथ घूम घूम के इनका जब बचपन बीत गया। क्लियर है यहां तक। चेचक की बीमारी हो गई थी, जिससे बाएं साइड की एक आंख और एक कान दे बैठे, बाएं साइड का आंख और कान, एक मत बोलना, बाएं साइड की आंख और कान दे बैठे, खराब हो चुके थे, रूपहीन हो गए थे, बद्धे लगने लग गए थे लोगों को बहुत। अब आंख और कान चला जाए, अब आपको यहाँ पे गंदा गंदा सा, वो कहते हैं ना कि रूपहीन हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही गंदे दिखने लग गए थे लोगों को। लेकिन बहुत ही सरल भाषा में बात करते थे, स्वभाव थे, संत थे, लेकिन बहुत अच्छे मनसवी थे, मनसवी थे, बहुत अच्छे और सरल, बिल्कुल कोमल वाणी में बात किया करते थे। रचनाओं की बात करें, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पद्मावत से, ऐसे याद करते हैं, जायसी का पद्मावत, जायसी का पद्मावत, ठीक है। और फिर आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा, बस ये याद, चित्ररेखा, कहना, मसलनामा, ये याद रखना आप लोग, और कुछ भी याद रखना। 3 तो महत्वपूर्ण, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, तीनों याद रखना। अब इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं जो हमें एग्जाम संबंधित याद रखना पड़ेगा। एक तो याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी थे ना, वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक। इतना याद रखो। आप ये मत समझो सूफी काव्य क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे ही प्रेम काव्य भी कहा जाता है, इसे ही प्रेम काव्य भी कहा जाता है, सूफी काव्य के प्रवर्तक। बस ये 2 सवाल और भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज टाइप में, कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे, आप कहेंगे भक्ति काल के। किस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुख्य कवि माने जाते, तो आपको सूफी काव्य, जिसे प्रेम काव्य धारा भी कहा जाता है। क्लियर है यहां से, आगे देखिए। अब मैं वही अंडरलाइन करूंगा, मैं वही अंडरलाइन करूंगा जहां से आगे सवाल पूछा जा सकता है, और मैं और वहां फालतू का अंडरलाइन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, ज्ञानी नहीं बनना, हमें अच्छे मार्क्स, 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अभ्रंश साहित्य में हो रही थी। देखो, लोक जीवन में, इन संसार के जीवन में, इन लोगों के मध्य प्रेम कथाओं यानी प्रेम से संबंधित कथाएं, कहानी के आधार पर कुछ रचनाएं, छंदोबद्ध यानी कुछ रचनाएं लिखी जा रही थी, और किस भाषा में, प्राकृत और अभ्रंश भाषा में लिखी जा रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी हो सकता है प्राकृत अभ्रंश में हो रही, तो संस्कृत भाषा में प्रेम कथाएं लिखी जा रही हो उस समय। लिखना नहीं है, अंडरलाइन करूंगा मैं वहां पे जहां पे आपको याद करना है।
यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अवहट नहीं है, अवहट है ये, अवहट उत्तरकालीन अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप, अवहट चलती चली आई। यानी कि प्रत्यक्ष क्या होता है, जग जीवन में, जनजीवन में नहीं, लोगों की आंखों के सामने यह अभिप्रेरणा ये आगे तरह से बढ़ती हुई जा रही थी। क्या, कौन सी, कि उस समय प्रेम संबंधित कहानियां, कथाएं लोग लिख रहे थे, कवि लोग लिख रहे थे, और ऐसी परंपरा ये प्राकृत अपभ्रंश भाषा में और शायद संस्कृत में भी चल रही हो, ऐसा जायसी कह रहे हैं कि चल रही हो, भाई हो सकता है। तो ऐसी परिपाटी चल रही लोगों की आंखों के सामने, आपको ध्यान नहीं रखना यहां से कुछ भी। इसे हिंदी में प्रेम आख्यानक काव्य कहते हैं, यानी याद रखना, इसे हिंदी प्रेम आख्यानक, देखो प्रेम आख्यानक क्यों कहते हैं, प्रेम आख्यानक यानी कि प्रेम कथाओं से संबंधित, इसलिए इन्हें प्रेम आख्यानक कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की कर्बक शैली में निबद्ध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो कर्बक शैली, ये जो कर्बक है अभी बताऊंगा, 7-7 चौपाइयों के बाद में कर्बक क्या होता है, शैली क्या होता है, 7-7 चौपाइयों के मध्य एक दोहे का प्रयोग कर देना, 5 चौपाइयों के मध्य एक दोहे का प्रयोग कर देना, वो कर्बक शैली होती है। तो कर्बक शैली किस में आती है, दोहा और चौपाई शैली में, छंदों में जो रचना लिखी जाती है। दोहा, चौपाई आदि की कर्बक शैली में निबद्ध यानी कि बिना किसी बाधा के काव्य प्राय अवधी भाषा में लिखे गए, तो अवधी भाषा में प्राप्त, ये ध्यान रखना है। एक तो कौन सा, कि जायसे के समय जो प्रेम संबंधी कथाएं लिखी जा रही थी, उस काव्य को किस नाम जानते हैं, प्रेम आख्यानक, यानी प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेम आख्यानक, आख्यानक मतलब प्रेम काव्य, आख्यानक को भूल जाओ, आख्यानक भी याद रख लो और काव्य भी याद रखो, प्रेम काव्य, सूफी काव्य, उसे प्रेम आख्यानक ही कहा जाता है। और ये किस में लिखा जाता था, दोहा चौपाई छंदों में लिखा जाता था, और उसके साथ कर्बक शैली का भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि मैंने अभी बताया ना, 5-5, 7-7 चौपाइयों के मध्य एक दोहे का प्रयोग कर देना, कर्बक शैली बन जाती है, उस समय ऐसा था। और ये किस भाषा में लिखी जाती थी, अवधी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, जायसी जो कवि थे किस भाषा के कवि थे। अब आ गया पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, उनका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है अवधी भाषा में लिखा गया था। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधी में ब्रज की गीति महता क्या होती है, जिन्हें गाए जा सकते हैं। यानी किसानों कारीगरों की भाषा अवधी में ब्रज की गीति महता और कोमलता की तुलना, कथावर्तों को विवरण और विस्तार से सहज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसूफ क्या होता है, सूफी संत, सूफी मत जो जायसी थे के अलावा के आगमन के बाद इसी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबंधित कर काव्य के रूप दिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने मुसलमान कवि आए, मलिक मोहम्मद जायसी के अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, तो उन्होंने जो भी काव्य लिखा प्रेम को आधार बना करके ही काव्य लिखे गए या रचनाएं लिखी गई। मुल्ला दाऊद, जिन्होंने आपको याद होगा चंदायन लिखा था, मुल्ला दाऊद ने कौन सी रचना लिखी, चंदायन। आपको ध्यान नहीं रखना है, मैंने कहा ना फालतू के ध्यान रखना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, चंदायन लिखा था, ठीक है। से लेकर जान कवि वो है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम काव्य लिखे थे, जान कवि जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम काव्य लिखे। ये सवाल याद मत रखना, मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा प्रेम काव्य लिखे, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रेम काव्य लिखे, आपको ध्यान मत रखना है इनको चीजों को, ठीक है। और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध यानी बिना बाधा के रूप में चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के अनंतम कड़ी यानी अंतिम कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या क्या हमें याद है, कैसे कैसे सवाल हमें बनाना। एक तो ये ध्यान रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे, ये प्रेम आख्यान या प्रेम काव्य या सूफी काव्य के प्रवर्तक या मुख्य कवि माने जाते हैं। इस समय यानी भक्ति काल में ही आए थे ये, इस समय प्रेम संबंधी काव्य अधिक लिखा गया था, और वो भी किस भाषा में लिखा जाता था, वो लिखा जाता प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, और शायद संस्कृत में भी लिखे गए हों। लेकिन ये जो सूफी काव्य है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया ज्यादा अधिक संख्या में। जैसे बहुत सारे कवि थे, मुल्ला दाऊद आ गया, जैसे चंदायन जिसने लिखी, जान कवि आ गया, ठीक है, शायद भी आए थे इसमें आ गया। लेकिन आपको ये फालतू की बातें ध्यान रखनी नहीं है, इसमें से बता रहा हूं क्या क्या याद रखनी है।
तस्सूफ का अर्थ पूछे, तस्सूफ का अर्थ होता है मुसूफी मत। सूफी मत को ही क्या कहा जाता है अवधी भाषा में? तस्ऊफ। याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। इसमें दो ही चीजें याद रखने की आवश्यकता है आप लोगों को कि कड़बक किस किस छंद में लिखा गया? चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा छंदों में लिखा गया है। और कड़बक क्या है? एक शैली है। और शैली कैसी? ऐसी शैली जिसमें दोहा और चौपाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना होगा। एक तो तस्वीर का अर्थ याद रखना होगा और प्रेमाख्यानक और अवधी भाषा के कवि है, बस ये ध्यान रखना है आप लोग। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय जायसी के समय या जायसी से संबंधित अन्य जो कवि थे उस समय प्रेम काव्य किस भाषा में लिखते थे अधिकतर? तो आप कहेंगे अवधी भाषा में, ठीक है। वैसे उससे पहले लिखा जा रहा था किसमें? परिपाटी चल रही थी, प्राकृत अभ्रंश संस्कृत, लेकिन उस समय अवधी भाषा में अधिक लिखे गए थे। अभी मैं और समझा दूंगा। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित करते हैं। देखो, जायसी ग्रंथावली के नाम से शुक्ल जी ने भी प्रकाशन कराया और माता प्रसाद गुप्त जी ने भी। जायसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार इनका महान कथा काव्य पद्मावत है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, अवधी भाषा में लिखा है, जिसमें चित्तौड़ के नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जाए कि पद्मावत में किस कथा का या किस प्रेम काव्य का वर्णन किया गया, तो आप कहेंगे चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। यानी इस प्रेम कथा का त्रिकोण कैसे पूरा होता है? त्रिकोण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मावती से सुंदरता से मुग्ध हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, उन्हें प्राप्त करने के लिए वो आक्रमण करते हैं चित्तौड़ पर, तो इसलिए इनका त्रिकोण पूरा होता है। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों या आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा पूरा हुआ है। कहने का मतलब कि जनश्रुति यानी लोगों द्वारा कह कह करके और स्वयं कवि के द्वारा सृजनात्मक इसका निर्माण किया गया है, वो भी कैसे? कल्पना के द्वारा। कहने का मतलब क्या है? आप ये कहेंगे कि जायसी, ऐसे ऐसे याद रखना है। देखो, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, देखो वापस लिख देता हूं याद करने का, तो जहां सवाल आते हैं जायसी। एक तो आप कहेंगे भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के कवि। दूसरे अवधी भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग किया। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसमें किसी प्रेम कथा का वर्णन है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप श्रीलंका सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। त्रिकोण पूरा कैसे होता है? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें जुड़ गए थे, यहां पे आया भी था, ये रहा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसलिए त्रिकोण पूरा होता है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो जायसी हैं अनेक रचनाएं तो हैं ही, और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा महत्वपूर्ण। तत्सुकर्त हो गया, कड़बक शैली में लिखा ही गया था, ठीक है, और तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आगे जायसी प्रेम के पीर, हाँ, अरे सुपर सवाल, जायसी को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? मार्मिक अंतर्व्यथा यानी कि दुख देने वाली कथा से भरा हुआ या प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़, गूढ़ रहस्य, व्यापक यानी विस्तृत, फैला हुआ, हास्यों वाला और महिमा में है, महिमा में यानी जिसका वर्णन बहुत अधिक किया जाता है, बहुत उच्च स्तर से, महान है जिसका वर्णन। यह प्रेम अनुभूति में रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि इस विभिन्न पात्रों को अमिट यानी जो मिटने वाले नहीं है दिमाग से, चरित्रों के रूप में निखारते हुए इन्हें एक दिशा देकर परिणति यानी समाप्ति तक पहुंचा देते हैं। पद्मावत के आख्यान से सजीव कहानी का मर्म स्पर्शी वेदना में है, यानी दुख में रस है। पद्मावत से लिया गया कड़बक स्टार्ट और अंत से, और चरित्रों और उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव हैं, यानी बुरे निवार जिसे कहते हैं, समाप्ति वाला, जो पाठकों श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेता है। इस प्रेमाख्यान काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्रा में
कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से, जीवन विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। उसमें व्यापकता है, गहराई है, एक साथ ला देता है। खांड जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन से विस्तृत ज्ञान के अभिव्यक्ति। आप ये एक सवाल याद कर सकते हो कि जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों तक, प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से, जीवन का जीवन विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है इसमें पद्मावत में जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप याद रखें, प्राण, हृदय और मर्म और जीवन विवेक, ये 4 शब्द और याद रख लेना इसमें। अब यहाँ पे, अब ये तो हम बाद में बात करेंगे जायसी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ तक अब लोग अभी तक क्या पढ़ा हमने वो एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो यहाँ से ध्यान सुनना। यदि हम लोग बात करें जन्म की, तो जन्म कब होता है? आप कहेंगे 1492 ईस्वी में। कहाँ होता है बेटा? थी एक लाइन समझा देता हूं मैं यहाँ पे। जन्म कहाँ होता है? जायस नामक स्थान पर, जायस नामक स्थान पर। और कब्र कहाँ है बेटा जी? कब्र है इनकी अमेठी में। आप समझ में आ जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो ऐसे ये नोट्स बनाना कैसे तैयार किया जाता है। और कहाँ पड़ता है ये सब? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद करें निधन। निधन कब होता है बेटा जी इनका? 1548 ईस्वी में, 1548 ईस्वी में निधन होता है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके जो पिता का नाम था, 2 नाम हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो शेख ममरेज, शेख ममरेज, देख लेना कहीं गलती हो जाए बता देना। या दूसरा कौन सा था भाई? दूसरा था ना एक अशरफ, राजे अशरफ, सैयद राजे अशरफ, सैयद राजे अशरफ, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चर्चा करें इनके गुरु का नाम। गुरु के नाम भी 2 थे, शेख मोहिदी, शेख मोहिदी, शेख मोहिदी। और दूसरे गुरु का नाम क्या था? अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, गुरु हो गया इनका। बचपन में इन्होंने किसानी की, ऐसे लिख दो, बचपन में किसानी। उसके बाद में माता पिता का निधन हो गया था जिससे इनका जीवन फकीरी और संतों के साथ भी था। उसके बाद में क्या हुआ? फकीरी और संतों के साथ, साधुओं के साथ इनका बचपन बीता, साधुओं के साथ। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे कि चेचक की बीमारी के कारण, यानी चेचक रोग के कारण, चेचक रोग के कारण, चेचक रोग के कारण क्या हो गया? बाएं साइड की आंख और कान खराब हो गए, आंख और कान, कान, जिससे क्या हो गए? रूपहीन हो गए, बहुत गंदे लोगों को दिखा करते। लेकिन भाषा बिल्कुल सरल एवं सहज थी, मनसवी थे और बहुत अच्छे संत स्वभाव से। उसके बाद चर्चा करें हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में। अब यह रचनाओं के साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखो पद्मावत, एक तो याद रखना पद्मावत एक महाकाव्य है जो कड़वक शैली में तो लिखा ही लिखा गया था। दूसरी बात, कड़वक शैली की तो बाद में चर्चा करेंगे, ये याद रखना एक तो अवधी भाषा में लिखा गया था। एक तो प्रेम कथा काव्य तो है ये, इसमें किस किस का उल्लेख मिलता है? चित्तौड़ के, चित्तौड़ के राजा रतन सेन। आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, नहीं देखी हो देख लेना, टाइम मिले तो, नहीं तो छोड़ देना। और सिंगल द्वीप की रानी, सिंगल द्वीप की, श्रीलंका में पड़ता है, पद्मावती की प्रेम कहानी का वर्णन है, कि प्रेम कहानी का वर्णन है, प्रेम कहानी का वर्णन है। और इसका त्रिकोण भी बनाया गया था। त्रिकोण किस लिए बनाया गया? क्योंकि इसमें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें शामिल हो गए थे, इसलिए इसमें प्रतीक भी माना जाता है, जैसे आपको याद मत रखना, ठीक है। बिल्कुल भी प्रतीक बहुत सारे माना गया था, लेकिन भूल जाना, आपसे इतना सा बड़ा सवाल नहीं आएगा। अब ये तो हो गई। इसके बाद दूसरी बात, जहां जहां से सवाल आते हैं, कुछ रचनाएं और याद रखना इनकी, जैसे कि हम लोग बात करें, एक तो अखरावट,
देवनागरी लिपि की एक एक अक्षरावट वर्णों को जोड़कर लिखा गया था, लेकिन आपको ध्यान मत रखना इसको। अब ऐसे याद रखना, अक्षरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, खंडित प्रतिविधि, मसलनामा, चित्ररेखा, चित्ररेखा आदि रचनाएं याद रखना। एक याद रखना कि प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, सुपर्ब सवाल है, प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें, जायसी ग्रंथावली के नाम से याद रख लेना, ऐसे ऐसे आ जाएगा, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया, जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन किसने किया। तो दो नाम हमारे सामने आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और माता प्रसाद गुप्त जी। माता प्रसाद गुप्त जी। अब ये कड़बक क्या है? कड़बक एक शैली है। कड़बक क्या है? शैली। आपसे पूछा कड़बक क्या है? एक शैली। जो पद होते हैं चौपाई और दोहा में लिखा जाता है छंदों में, उसे कड़बक शैली कहा जाता है। इन 5 से ज्यादा चौपाई में एक दोहे का प्रयोग किया जाता है, उसे कड़बक शैली कहा जाता है। ठीक है, और तो हम लोग बात करें इसमें, हाँ एक वो कथन भी याद रख लेना, इनका जो पद्मावत में लिखा हुआ है वो प्राणों से प्राणों तक, याद रख लेना, थोड़ा सा याद रखो तो, वरना इतना जरूरी भी नहीं है कि जीवन विवेक से जीवन विवेक तक, हृदय से हृदय तक, ये याद रखो तो तुम्हारी मर्जी, वरना इतना बड़ा बात नहीं है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, ये जितना मैंने पढ़ा है ये सब मैंने इसमें लिख दिया है। जहां अंडरलाइन किया है ना बेटा, बस वो चीजें आपको ध्यान में रखनी, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कोई चीज मैंने इसमें छोड़ी नहीं है, कुछ भी। तस्वुब याद रखना, सूफी मत, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं, ये सब मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी भी प्रकार का, XYZ कोई भी डाउट हो, कोई भी हो बेटा, प्लीज पूछ लीजिएगा, शर्म मत करना, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना है बेटा। विदाउट ए अभ्रंश भाषा से प्रारंभिक, ठीक है, हाँ ये बोल रहा है, देखा, तो बस ऐसा सीखो, जिंदगी पूछा करो, कोई भी नाम है वही मेरी अंत से लिया। आगे चलते आता है तो देख लेता हूँ, वरना मैं पढ़ा रहता है। हाँ, क्या पूछना है वो कॉल करके पूछ लो। प्रियांशु सिन्हा कहती है, अरे इंस्टाग्राम जुड़ जाओ ना राजेंद्र, करो भूलो मत उन चीजों को, मुझे चाहिए 100% मार्क्स, उसके साथ में आपका जो उद्देश्य है वो चाहिए मुझे, प्यारा सा। और कभी भी कुछ भी डाउट हो पूछा करो, कोई भी डाउट हो कैसा भी, वो कॉल करके पूछ लो। प्रियांशु सिन्हा कहती है, अरे इंस्टाग्राम जुड़ जाओ ना, राजेंद्र प्रसाद सांकला मेरा नाम है, वही मेरी आईडी है, जुड़ जाओ, वहां पे 24 आवर्स पूछो ना यार, क्या पूछना है। नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, मोबाइल ही, मैं खुद कॉल नहीं करता किसी को। हाँ, इमरजेंसी होता है आता है तो देख लेता हूँ, वरना मैं पड़ा रहता है साइड में वो। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हम लोग, तुम लोग ऐसे बातें करते रहोगे, मेरा ये सिलेबस छूट जाएगा फिर, है ना। चलो आगे चलते। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 2 कड़बक हैं जो पद्मावत से लिए गए हैं, अलग अलग है। एक तो पद्मावत रचना शुरू से लिया गया, एक अंत से लिया गया। देखो ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से लिया गया है, शुरू में और 2 कड़बक है यहाँ पे, एक पद्मावत के शुरू से लिया गया, एक अंत से लिया गया है। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। अद्वैत यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। प्रारंभिक स्तुति खंड से, याद रखना जो प्रारंभिक यानी प्रथम कड़बक है वो स्तुति खंड से लिया गया था। खंड मतलब क्या होता है, जैसे किसी रचना को 2 भागों में 4 भागों में से बांटते थे ना, तो पहला भाग दूसरा भाग बोलते हैं ना, ऐसे पहले जिसका नाम था स्तुति खंड नाम था पहले पाठ का, तो वहां से लिया गया। इसमें एक कवि विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा, इन दृष्टांत उदाहरणों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें एक विनम्र स्वाभिमान, अपनी रूपहीनता चेचक के रोग कारण आंख और कान चले गए, तो अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त उदाहरणों द्वारा महिमान्वित यानी वर्णन करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, इंसान सुंदर किससे होता है, शक्ल से, रंग से, गोरे देख करके या काला देख करके,
मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, मोहब्बत करो ना तो काले रंग से करना, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले बेवफा थे। तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि मेरे रूप पे मत जाइए, मेरे रूपहीन हूं मैं बद्धा हूं मेरी चेचक रोग के कारण एक आंख और एक कान चला गया था, उसी कारण नहीं है। आप मेरे गुणों को देखो। मैं अपने यहाँ पे कवि ने अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचा है, और इंसान गुणों से ही मस्त होता है, इसलिए आज हम याद कर रहे हैं यहाँ पे। आप सोचो, सच्ची बता रहा हूं मैं, इंसान में गुण अच्छे हैं ना, तो काला बद्धा इंसान भी है ना, वो भी बहुत सुंदर लगने लगता है। और जो गोरे रंग का है ना, नालायक में गुण नहीं हो तो बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है पीट पीट के छोड़ो, मार दो, सीधी सी बात है। इन गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। देखो पद्मावत उसी रूपहीन इंसान की वजह से आज हम उन्हें पढ़ते हैं। तो लोग, आप सोचो कि आप किसी एक आंख और एक कान नहीं हो, क्या उससे कोई प्रेम कर सकता है? कोई नहीं करता। लेकिन आज देखो सब प्रेम करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी से। तो पहला जो कड़बक है वो स्तुति, ऐसे याद रखना, पहला जो कड़बक है वो स्तुति खंड से लिया गया पद्मावत के, जिसमें कवि ने अपनी रूपहीनता की बजाय अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचने की कोशिश की है। उन्होंने कहा मेरी रूपहीनता जो है ना, ये तो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, प्रकृति ने जैसा किया है, जैसा इंसान ने, भगवान ने मुझे बनाया वैसा हूं मैं, लेकिन मैं अपनी इस रूपहीनता को मैं दिखाने की बजाय, मैं आप मुझे इसको देखने की बजाय आप मेरे गुणों की तरफ देखिए, पद्मावत को पढ़िए। इसलिए यहाँ पे कुछ पद दिए गए। पहला कड़बक हमें पता चल गया, पहला कड़बक में इनके गुणों के बारे में बताया गया। दूसरा, अंत में उपसंहार खंड, अंत में यानी दूसरा जो यहाँ पे कड़बक है वो कहां से लिया गया? उपसंहार खंड से लिया गया है। द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा दृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। कवि अपने काव्य के बारे में, यानी काव्य जो है अपनी जो कविता, अपनी जो पद रचना लिखी उनके बारे में, और उसकी कथा सृष्टि के बारे में, यानी कथा सृष्टि, यानी सृष्टि निर्माण, सृष्टि यानी पूरा पृथ्वी, यानी अपनी कथा जो सृष्टि के अंदर जो उन्होंने देखी है उस कथा सृष्टि के बारे में, किस कथा के बारे में उन्होंने लिखा है, उसके बारे में हम बताते। कहने का मतलब क्या है, दूसरा जो कड़बक है उसमें कवि ने अपने काव्य के बारे में और अपने कथा सृष्टि के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। उन्होंने इसे रक्त की लेई से, यानी रक्त की खून से लिखा है भाई, आपने लेई लगाकर जोड़ा है। जो गाड़ी प्रीति यानी प्रेम के जल, नयन जल से भिगोई हुई है, यानी कि हमेशा गाड़ी यानी कि भयंकर रूप से प्रेम में डूबी हुई आंखों, नयन जल से भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है और न ही वह रूपवती पद्मावती रानी, अब तो नहीं ऐसा, और न ही बुद्धिमान सुआ, सुआ मतलब तोता, एक तोता भी है, न राघव चेतन है यानी कि अलाउद्दीन, इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश यानी कि उनके यश प्रतिष्ठा के रूप में कहानी रह गई है। फूल जड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। देखो कितनी अच्छी बात है, फूल झड़कर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति, उसका यश, उसकी सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। उन्होंने कहा, देखो कितनी अच्छी बात की है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, इंसान चला जाता है, इंसान के कर्म रह जाते हैं, इंसान के जैसे कर्म रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आज संसार उसे याद करता है। किसी को भी आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको संसार याद करेगा, आप किसी का बुरा चाहोगे, बुरा करोगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा, याद करेगा गाली के द्वारा याद करेगा, सीधी सी बात। ये बात याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे कवि ने हमें ये कहा है कि देखो पद्मावत की जो कहानी है वो राजा रतन सेन की है, रानी पद्मावती की है, अलाउद्दीन की है, सुआ तोता की है, लेकिन आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन उनका यश, उनकी प्रतिष्ठा आज है। इसीलिए मैं ये पद्मावत लिख रहा हूं, उनकी जनश्रुति, लोगों की कही हुई बातों को आज मैं लिख रहा हूं। मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन मेरी ये कीर्ति, ये मेरा जो यश है, इसे लोग याद करेंगे इन दो कथा के रूप में, जो मैंने अपने खून से सी रची है, जो मैंने आंखों में दर्द था मेरे, क्योंकि लोग मुझे रूपहीन
देखते ही मुझे नहीं बुलाते थे, मुझसे घृणा करते थे, लेकिन मैं कहता हूं मेरे रूप को मत देखो, मेरे गुणों को देखो आप। इसलिए उन्होंने पद्मावत रचा है और उनसे विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। विश्व में प्रसिद्ध है पद्मावत रचना। ठीक है, तो दोनों पदों के बारे में हमें पता चल गया कि पहला पद स्तुति खंड से लिया गया, दूसरा पद उपसंहार खंड से लिया गया है। और पहले पद में तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे रूप को मत देखो, आप मेरे गुणों को देखो, गुणों की ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है उन्होंने। दूसरा पद स्तुति उपसंहार खंड से लिया गया, उन्होंने कहते हैं कि इंसान सब चले जाते हैं, बस उनका यश रह जाता है, उनकी कीर्ति रह जाती है, जिस पर फूल झड़ता है उनकी सुगंध रह जाती है। उसी प्रकार ये सब चले गए हैं, पद्मावती, राजा रतन सेन, अलाउद्दीन, सब चले गए हैं, लेकिन उनका यश जो है, जो मैं लिख रहा हूँ, वो आज हम याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं भी चला जाऊंगा और मेरी कीर्ति यश है वो यहाँ पे रहेगा, उससे आप मुझे याद करो। क्योंकि आज वर्तमान में जिस उस समय तो मैं जिस समय में जी रहा था 1492 से लेके 1548 तक, उस समय तो लोगों ने मुझे ध्यान नहीं दिया, रूपहीन, मेरा रूप देखते ही मुझसे दूर भाग जाते, मुझसे प्रेम नहीं करते थे। लेकिन बाद में मुझे ये लोग याद करेंगे, इन दो दंत कथा में, इन दो कथाओं में, इन दो वाणी में, दो शब्दों में, कैसे भी याद मुझे जरूर करेंगे। और हम लोग आज याद करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को सलाम करते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के दो कड़बक दिया हुआ है यहाँ पे। कड़बक क्या है? एक शैली है जो चौपाई छंदों में लिखी जाती है, चौपाई और दोहा छंदों में लिखी जाती है, याद रखना, पूछा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो दो कड़बक दिए, जिसमें पहले कड़बक का सारांश लिखिए या दोनों कड़बक का सारांश लिखिए। तो सारांश लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, पैराग्राफ में नहीं, याद रखना, जो मैं बता चुका आपको गद्य खंड में भी। देखो, अब ये विजय देवनारायण शाही का कथन है एक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लेना इसको, इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। अब देखो इस पाठ का सारांश देखो, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश कड़बक का सारांश दो मुख्य भागों में, दो में ही है, आपको पता है, दो पार्ट ही है कड़बक के यहाँ पे। प्रथम भाग, आंतरिक गुणों की महत्ता और रूप का गौण होना। कहने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे गुणों को देखो, अब मेरे रूप को मत देखो। अपने गुणों की महत्ता के बारे में बताया, रूप को गौण बताया, यानी कि विशिष्ट क्या है, महान क्या है? मेरे गुण है, मेरा रूप नहीं है, वो तो गौण है। गौण मतलब मुख्य नहीं है, मुख्य तो मेरा क्या है? गुण है। वो देखो, मेरा रूप गौण मुख्य नहीं है, रूप तो क्या है? गौण है, जिसको लोग पहचानते हैं, लेकिन आप मेरा गुण देखो। देखो, कड़बक के पहले भाग में कवि जायसी ने अपनी शारीरिक कमियों, एक आंख से अंधा होना की तुलना प्रकृति की मूल्यवान वस्तुओं से करते हुए आंतरिक गुणों की श्रेष्ठता बताई है। एक आंख, कान नहीं आता, लेकिन आंख से ज्यादा बद देते हुए, ऐसे दिखता था सामने, कान तो फिर भी दब जाता है, तौलियों से बांध लेते ऐसे। गुणों की महिमा, और हमेशा गुण से अच्छा इंसान होता है। जायसी कहते हैं कि वे एक आंख के होते हुए भी अत्यंत गुणवान है। उनकी कविता को जो भी सुनता है वह मंत्र मुग्ध, यानी कि मोहित हो जाता है। वो कहते हैं मैं एक आंख से अंधा हूं, लेकिन जो भी मेरी इन बातों को सुनता है, मेरी कविताओं को सुनता है, वो मंत्र मुग्ध हो जाता। प्रकृति को उदाहरण दिया, चंद्रमा और शुक्र तारा। ये पॉइंट बनाना है आपको, वहां पे ये पॉइंट बनाना है, बिना पॉइंट मत लिखना कहीं, तुम डायरेक्ट लिख दो पैराग्राफ में, नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जैसा मैंने बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया, प्रकृति के उदाहरण में चंद्रमा और शुक्र तारा। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, जिस प्रकार चंद्रमा में दाग, कलंक होने पर भी वह पूरे संसार में उजियार करता है, यानी प्रकाश फैलाता है। चंद्रमा में दाग है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। चंद्रमा से खुद की तुलना की है भाई। और जैसे नक्षत्रों के बीच अकेला शुक्र तारा चमकता है, जैसे नक्षत्रों में एक कल्ला शुक्र तारा चमकता है, वैसे ही कवि ने अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, अच्छे से एक आंख से समझ लिया। जैसे चंद्रमा में दाग है, पूरी दुनिया को उजाला प्रकाश प्रकाशता, उसी प्रकार नक्षत्रों के बीच में एक शुक्र तारा जैसे रहता, वैसे मेरी एक आंख ने पूरी दुनिया को समझ लिया है। वो अपने काव्य का प्रकाश फैला रहे हैं। आम, समुद्र, सुमेरु पर्वत, जब तक आम में नुकीली मंजरियां डाब नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती। समुद्र का पानी खारा है, इसी कारण वह असूझ है, कोई नहीं सूझता, अपार है, मतलब बहुत ज्यादा है। सुमेरु पर्वत को जब शिव के त्रिशूल से नष्ट किया गया, तभी वह सोने का कंचनगिरी होकर आकाश तक चमका है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया? आम, समुद्र और सुमेरु पर्वत। कहने का मतलब क्या है? आम में जब तक कांटे थे, नुकीला था, डाब नहीं थी आती, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है।
वैसे ही कहा है समुद्र में खारा पानी है, तभी तो वह अपार है, बहुत बहुत है वो। लेकिन जब तक शिव जी ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से खंडित नहीं किया, तब तक वो कंचनगिरी बना ही था, सोने का पर्वत बना ही नहीं था। तो वही बात यहाँ है अपने एकांक की तुलना। कच्चा सोना, जब तक सोने को तपाने वाले पात्र यानी घरिया, पात्र क्या सोने को तपता है जिस पात्र क्या कहते हैं घरिया में गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु शुद्ध सोना नहीं बनती है। यानी मैं पक गया हूं एक सोने की तरह, जैसे धातु सोने को पकाया जाता है ना घरिया पात्र में, ऐसे ही मैं पक गया हूं, सोने जैसा हूं। दर्पण के समान स्वभाव, कवि का स्वभाव दर्पण शीशे की तरह निर्मल और स्वच्छ है। शीशे की तरह, जैसा शीशा है जैसा हम लोग देखते हैं उसमें वैसा ही चित्र दिखाई देता है। वो कहता है शीशे की तरह मैं निर्मल और स्वच्छ हूं, पवित्र हूं। उनके इसी गुण के कारण बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर आदर के साथ उनके मुख की तरफ ताकते हैं। गुण अच्छे हो तो लोग उनके चरण पकड़ पकड़ के ऐसे और उनको रूप को देखते हैं कि तुम्हें गुण बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा है कि गुण यदि इंसान के पास है ना, तो अच्छा अच्छा रूपहीन व्यक्ति भी रूपवान हो जाता है, और अच्छा अच्छा रूपवान जिसके पास गुण नहीं होते ना, वो रूपहीन हो जाता है। ध्यान रखना, गुण आप में आएंगे तो एक ही है शब्द शिक्षा, अच्छे से ग्रहण करना। कोई डाउट हो तो अपने भाई से पूछते रहना। दूसरा है द्वितीय भाग, काव्य रचना का उद्देश्य और कीर्ति, यश की अमरता के बारे में। दूसरे भाग में कवि ने अपने इस अनमोल काव्य रचना के पीछे उद्देश्य और मनुष्य यश की अमरता का यानी उद्देश्य बताया और अपनी अमरता की किस प्रकार से यश प्राप्त किया जा सकता है। कलेजे के खून से रचना, जायसी कहते हैं, उन्हें पहला पॉइंट है, जायसी कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य को बहुत ही लगन से रचा है। जिसने इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। इन्हें जिसने भी सुना पद्मावती कहानी को, उसको प्रेम का दुख, जिसको प्रेम हुआ है तो वो अपने दुख को समझ लेगा अच्छे से। इस कविता को उन्होंने अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और अपनी गाढ़ी प्रति को आंसुओं से जल में भिगोया, यानी कि खून की लेई से लिखा है और अपने आंखों से निकले हुए आंसू से इसे रचा है, भिगोया है। संसार में आखिरी निशानी, कवि कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य की रचना यह सोचकर की कि उनके न रहने के बाद भी संसार में उनकी आखिरी निशानी यही बची रहेगी। इंसान अपने गुण छोड़ जाता है, शरीर तो मर जाता है, आत्मा मर जाती है हमेशा। नेक्स्ट, इतिहास और पात्रों का। आज न तो राजा रतन सेन है, न रूपवती रानी है, न बुद्धिमान तोता है, यानी तुसुआ जिसे कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन है। इनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है, लेकिन इनकी यश प्रतिष्ठा आज कहानी भी जीवित है इनकी। कीर्ति की अमरता, फूल और सुगंध, वह मनुष्य धन्य है जिसकी कीर्ति इस संसार में रह जाती है। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर उसकी सुगंध हमेशा बनी रहती है, उसी प्रकार इंसान के मरने के बाद भी उसका यश अमर रहता है। यश का कोई मोल नहीं। इस संसार में कीर्ति या यश का न तो कोई बेच सकता है, न ही इसे पैसों से खरीद सकता है। कवि अंत में कहते हैं कि जो भी उनके कलेजे के खून से रचित इस दर्द भरी प्रेम कहानी को पढ़ेगा, वह उनमें कम से कम 2 शब्दों में आदर के साथ मुझे जरूर याद करेगा। 2 शब्दों में क्या, जायसी रोजाना याद करते हैं हम आपको। मूल संदेश क्या है इस पाठ का? मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य अपने रूप, रंग और शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि अपने गुणों से के द्वारा, अपने गुणों और अपने द्वारा किए गए महान कार्यों कीर्ति से संसार में। कहने का मतलब क्या है? व्यक्ति हमेशा अपने गुणों से और उस जीवन में कौन कौन से कार्य किए, उन चीजों से इसे याद किया जाता है। यह है इस चैप्टर का सारांश। तो अब कैसे समझेंगे हम लोग, देखो। आप कहेंगे सर कर्बक, 2 कर्बक है यहां पे। एक कर्बक तो लिया गया स्तुति खंड से, और दूसरा लिया गया उपसंहार खंड से, पहला तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पहले में तो क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि आप है ना, आप मेरे रूप पे मत जाओ, रूप को मत देखो, मेरे गुणों को देखो। पहले मोटा मोटा बता रहा हूं। उपसंहार में यह कहा है कि इंसान है ना, इंसान बस एक ही जीवन में एक ही बात सोचता है कि लोग मुझे याद करें। तो उन्होंने कैसे कैसे उदाहरण दिए, देखो। उन्होंने कहा है कि जैसे चंद्रमा में दाग है, लेकिन फिर भी वो रोजाना क्या करता है, उजाला, प्रकाश फैलाता है। कितना गजब का उदाहरण दिया है भाई, आप सोचो। इसीलिए उन्होंने कहा मेरी एक आंख है ना, नहीं है, लेकिन आप उसकी तरफ क्यों देखते हो? क्योंकि इंसान के हमेशा कार्य है,
कर्म जीवित रहते हैं हमेशा, उसके गुण हमेशा जीवित रहते हैं। बस आपको करना क्या है, ये कहानी याद रखना है। बस मेरे कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट जैसे दूसरे का पूछे तीसरे, ये पॉइंट याद रखना है। बस ये पॉइंट याद रख के फिर अपनी रामायण कुछ भी लिख देना अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 100% मार्क्स मिल जाएंगे बस। ठीक है, ऐसे ही पहले चैप्टर पहले भाग का, पहले करबक का उदाहरण ऐसे दोगे, सारांश लिखोगे तो पॉइंट जरूर लिखना है, ये पॉइंट याद करना, इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है बस। अब इस पाठ का मैं उद्देश्य की बात करूं तो इंसान हमेशा एक ही चीज कहता है, कवि हमें एक बात कहता है कि बस आपके गुण जो है ना वो, और आपके कर्म से आपको याद किया जाता है इस संसार में। और मुझे भी इसी पद्मावत के, जिसे मैंने अपने खून की लेई से लिखा है, इसको जो भी पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में जरूर याद करेगा, 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। ये तो है इसका उदाहरण। अब तक हमने उन्हें जो भी पढ़ा है एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अंतिम चीज है ये हमारी, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे, जाना नहीं है, फिर बातें मैं करता रहूंगा। देखो एक तो याद रखना सबसे अच्छा सवाल, प्रेम के पीर। देखो ये लाइन है ना, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आई है, बहुत बार है, प्रेम के पीर कवि, बहुत बार आई है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आई, ये सवाल बार बार रिपीट आता है, बार बार रिपीट, इसको याद रखना, बहुत बार आया है। ठीक है, प्रेम के पीर याद रखना। दूसरा याद रखना भक्ति काल के कवि, मोटी मोटी बात बता देता हूं, भक्ति काल के कवि। एक याद रखना इनकी रचना पद्मावत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो किस भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में, एक तो याद रखना। इसके अलावा रचना याद रखो, अखरावट याद रख लेना, और एक और याद रख लेना, आखिरी कलाम, महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आखिरी कलाम, मसरनामा चित्ररेखा इनको भूल जाओ तो भूल जाना, आखिरी कलाम है, कलामा नहीं है, आखिरी कलाम। क्लियर है यहां तक। उसके बाद और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों की मैं बात करता हूं, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। तो एक तो आप प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य, प्रेम काव्य, प्रेम काव्य या सूफी काव्य, तीनों नाम याद एक ही रख लेना, तीनों एक ही नाम है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन प्रवर्तक यानी मुख्य कवि, मुख्य कवि। अब आपसे पूछा जाए कि इस ये जो पद्मावत है, इस पद्मावत में लिखा क्या है, तो अब ये कहेंगे कि इस पद्मावत में है ना गुरु जी त्रिकोण बना हुआ है, इसमें प्रेम काव्य तो है ही, जिसमें राजा रतन सेन है और उनकी प्रेमिका पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, और उसके साथ में अलाउद्दीन जुड़ जाने का त्रिकोण कहा जाता है इसे, इसके कारण त्रिकोण कहा जाता है अवधि भाषा में। दूसरी बात, ये तो हो गया मोस्ट मोस्ट बातें, और एक वो भी याद रख लेना, जायसी ग्रंथावली, क्योंकि बड़े बड़े महान आलोचकों के नाम आया, जायसी ग्रंथावली। एक तो शुक्ल जी ने प्रकाशन संपादन करवाया, एक माता प्रसाद गुप्त जी ने, माता प्रसाद गुप्त जी ने, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जीवन परिचय पर चले। 1492 ईस्वी में जन्म होता है जायस नामक स्थान पर, अमेठी, कब्र और उत्तर प्रदेश। निधन हो जाता है 1548 ईस्वी में। पिता के दो पिता नहीं थे, इनके पिता के 2 नाम थे। एक तो कौन कौन से, देखो यहाँ पे आपको कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, एक बार मैं भी कंफ्यूज आपका दूर कर देता हूँ। देखो 2 पिता होते तो यहाँ लिखा जाता सीधा, एक तो शेख ममरेज के नाम से भी जानते हैं, और एक इनको राजे अशरफ के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी का नाम राजेंद्र है, अब किसी को घर पे राज भी कहते हैं, पप्पू भी कहते हैं, गुड्डू भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो ये 2 नाम है भाई, अलग अलग नहीं है ये। कहीं तुम कहते हो 2 पिता हैं, 2 पिता नहीं थे भाई, पिता एक ही था। ठीक है, हाँ तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो नाम भी याद रखो तो रख लेना, शेख ममरेज, ठीक है। हाँ,
याद रखो तो, पर मुझे नहीं लगता इतना पूछा जाएगा। छोड़ दो उसको, महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो फिलहाल मेरे लिए। गुरु के नाम याद रखना, शेख मोहिदी, गुरु का नाम याद रखना। महत्वपूर्ण बता रहा हूं यहाँ पे, शेख मोहिदी, शेख मोहिदी। हाँ, गुरु दो थे, पिता दो नहीं थे, गुरु दो थे। और अशरफ जहांगीर। एक बाएं आंख और कान कैसे गए? चेचक रोग के कारण। ये याद रखना, बाएं, दाएं मत कर देना, बाएं बहुत बार पूछा गया। आंख व कान याद रखना, बस ये है आपके महत्वपूर्ण चीजें। फिर आगे हम लोग एक एक करवक को बाद में पढ़ेंगे। अब बताइए मुझे, कोई भी डाउट है किसी प्रकार का? यहां तक आपके डाउट ही मैं देख लेता हूँ। फिर भी कोई सांक ले या कोई दिक्कत नहीं, क्या ना, अच्छे से प्लीज नहीं रहेगा दोस्तों, फिर भी रहे तो पूछते रहना। आगे मैं आते ही नेक्स्ट सेशन में आते ही मैं दोनों कड़वक पढ़ूंगा, ध्यान रखना। सारांश पढ़ के आना अच्छे से प्लीज बेटा जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा, खुश रहा करो, मस्त रहा करो और पढ़ाई करता रहो। कोई भी डाउट हो अपने बड़े भाई